2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होना तय हो गया है। आज लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दलों के बीच 25 सीटों पर सहमति के आसार बने हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर आखिरी दौर की बातचीत जारी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, मुलाकात हो गई, तस्वीर खिंचवाकर ट्वीट भी कर दी गई, बढ़ते कदमों का जिक्र भी हुआ, अब ऐलान कब तक औपचारिक? देखिए, 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इसी अखिलेश यादव के आवास पर अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और इस बैठक में इस बात पर फैसला हुआ है कि आने वाले चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी न सिर्फ एक साथ चुनाव लड़ेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की जो खासकर पश्चिमी यूपी की 36 सीटें हैं उन पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 36 सीटें जो हैं वो आरएलडी को दी जाएंगी। इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशी पार्टी तो आरएलडी की रहेगी, लेकिन जो प्रत्याशी रहेगा वो समाजवादी पार्टी का रहेगा। अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30 सीटें ऐसी होंगी जिन पर आरएलडी के लोग चुनाव लड़ेंगे और फिर आने वाले दिनों में एक साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस दौरान जो बैठक हुई है जयंत चौधरी की अखिलेश यादव की, उसमें पश्चिमी यूपी के मौजूदा सियासी हालातों पर चर्चा हुई है। हालांकि आरएलडी ये चाहती थी कि 50 सीटें उसे मिले, लेकिन दोनों नेताओं की काफ़ी लंबी वार्ता के बाद 36 सीटों पर सहमत बनी है, जिनमें 6 सीटें पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जो पार्टी होगी वो आरएलडी होगी, आरएलडी का सिंबल होगा और 30 सीटें ऐसी होंगी जिस पे आरएलडी के ही नेता आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा गठबंधन माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पश्चिमी यूपी में जो किसानों की नाराजगी का मुद्दा रहा है, तो मिल ही रहे हैं। अब संकेत पे मोहर कब तक लगाई जाएगी, इसका इंतजार सभी को रहेगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने तगड़ा प्रहार किया है। योगी ने ओवैसी और समाजवादी पार्टी को संदेश देते हुए कहा कि यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में चचा जान और अब्बा जान पर सियासत फिर से गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में चेतावनी देते हुए कहा कि सीएए के नाम पर भावनाएं भड़काने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। योगी ने अब्बा जान और चाचा जान के अनुयायियों का जिक्र करके साफ कर दिया है कि ये हमला ओवैसी और अखिलेश यादव पर है। 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। 2 दिन पहले ओवैसी ने बाराबंकी में सीएए और एनआरसी को लेकर विवादित बयान दिया था। ओवैसी ने कृषि कानूनों का हवाला देकर दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे।
अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के सियासी महासंग्राम में वार पलटवार जारी है, लेकिन आगे जब चुनावी लड़ाई शबाब पर आएगी तो जुबानी हमले और तेज होंगे। सवाल है कि इस राजनीतिक बयानबाजी में कहीं जनता के असल मुद्दे गुम ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आज कानपुर में पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लेकिन पहले दोनों ही नेता सिख समुदाय के बीच पहुंचे और गुरुद्वारे में अरदास की। नड्डा ने दावा किया कि मोदी सरकार ने ही सिख समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम किए। लखीमपुर के तिकोनिया कांड के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख समुदाय के बीच पहुंचे और कानपुर के नामदेव साहब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। सिख समाज के लोगों ने नड्डा और योगी का स्वागत और सम्मान किया। गुरुद्वारे के अंदर बीजेपी नेताओं ने गुरु नामदेव साहब की अरदास की। सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही थी कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद सिख समाज बीजेपी से नाराज है। हालांकि सिख समाज के किसी बड़े नेता या किसी गुरुद्वारे की तरफ से कभी बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की गई। आज कानपुर में जिस तरह से सिख समाज ने जेपी नड्डा और योगी का दिल खोलकर स्वागत किया, उससे नाराजगी की खबरें गलत होती दिख रही हैं। कि हम सब लोग इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं कि समाज को, सबको आगे, सब में खुशहाली आए, सब में सबके जीवन मंगलमय हो, सब आगे बढ़ सके, सही दृष्टि से बढ़ सके और गुरु के चरणों से ये आशीर्वाद लेकर के और प्रेरणा लेकर के। और मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाद में नड्डा ने कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि चुनाव में बीजेपी फिर से 2017 की तरह प्रचंड बहुमत लाएगी। कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लोगों की मदद की। सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। कानपुर में राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले नड्डा और योगी ने गुरुद्वारे जाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिख समाज बीजेपी के लिए बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। काफी समय बाद आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मीडिया के सामने आए। मौका था एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव की किताब के लोकार्पण का। नेताजी को अपने बीच देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान पिता पुत्र यानी मुलायम और अखिलेश के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। ये तस्वीरें भावुक करने वाली तो है ही, साथ ही एक बड़ा संदेश देने वाली भी है। जीवन में अनगिनत सियासी लड़ाइयाँ लड़ने वाला पिता जब बुजुर्ग हो गया तो बेटा सहारा दे रहा है। बेटे ने पिता की सियासी विरासत संभाल ली है।
तस्वीरें लखनऊ की हैं। एसपी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की राजनीतिक जीवन पर आधारित किताब का लखनऊ में विमोचन था। मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश यादव के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर नेताजी ने कहा कि जब जब देश के सामने चुनौती आई, सब एक हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़े देश के सवालों पर पूरा देश एकजुट है और हमें इसी एकता से काम करना है। सबसे बड़ी एक सफलता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि जब ऐसा मौका आता है देश के सवाल पर, तो दलगत भावना से हट करके सब देश के सवाल पर उठाते। कई बार ऐसा मौका आया है और आज हमें जो खुशी इसी से है कि आज सारे के सारा देश बैठा हुआ है, कोई दलगत भावना से नहीं। हम आपका चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, उस संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े, एक होकर वादा दिया समय, कोई किसी के खिलाफ नहीं। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह के आने पर खुशी जताई और कहा कि नेताजी के आने से सारे समाजवादियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। आज नेताजी की वजह से ही समाजवादियों का सम्मान है। सबसे पहले नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में, हम सब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तीर्थ पुरोहितों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। आज मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के प्लान 25 साल पर सीएम धामी का खास जोर। सीएम ने कई लोगों से विकास के सुझाव जाने। कहा 2025 में देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा उत्तराखंड। कानपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी भी साथ में मौजूद। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कानपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान सीएम योगी के साथ पार्टी के बाकी नेता भी रहे मौजूद। आज सीएम योगी का नोएडा दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट का विकास करने वाली कंपनी के बीच हुआ एमओयू। सुरक्षा, इमिग्रेशन जैसी सेवाओं के लिए यह समझौता किया गया। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आ सकती है नई खेल नीति। देवस्थानम बोर्ड पर आ सकता है प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन। कहा किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते। देश में नहीं चलेगी मनमानी। गाजीपुर पहुंचे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर बड़ा हमला बोला। कहा जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। बहराइच में मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा एसपी चाहे जितना गठबंधन कर ले, कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। मॉब लिंचिंग, बलात्कार, जुल्म ज्यादती हो रही है। रामायण एक्सप्रेस में वेटरेस ड्रेस पर संतों की आपत्ति के बाद अब उनकी ड्रेस बदली गई। रामायण एक्सप्रेस में खाना परोसने वाले वेटर की ड्रेस सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही थी वायरल। नोएडा में सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। लूट के करीब 52,000 रुपए बरामद। सहारनपुर में एक युवक की मौत की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। दुकान पर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरे व्यापारी की मौत।
गाजियाबाद के विजयनगर में बिजली का खंभा चलती कार के ऊपर गिरा। लोगों ने आए दिन इस तरह के हादसे होने का लगाया आरोप। जौनपुर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। महाराजगंज इलाके का है मामला। पीलीभीत में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 70 लीटर कच्ची शराब के साथ शराब बनाने का सामान बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए पीड़ित के भतीजे के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 75,000 रुपए, तमंचे और चाकू बरामद। ललितपुर में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले भाई को भेजे वीडियो में बताई महिला के प्रेम जाल में फंसाकर 1 लाख रुपए ऐंठने की बात। जांच जारी। सिद्धार्थनगर में बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार साले और जीजा की मौत। बांसी कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। फतेहपुर में वैन की टक्कर से बाइक सवार बुआ भतीजे की मौत। हादसे में वैन में सवार कई लोग हुए घायल। भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नज़दीक हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटे हुए क्षेत्र में ही है। यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निवेश की दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेसवे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक
हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे। आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में, सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। मुझे प्रसन्नता होगी और उस दिन के कार्यक्रम के 25 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब आएँ, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुने और यहाँ के विकास को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार जिस दृष्टि से कार्य कर रही है उन सबको मुझे लगता है हर व्यक्ति उसका यहाँ पर दिग्दर्शन भी करेगा। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी को आप सुन रहे थे जो जेवर पहुंचे हैं वहां ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के काम का जायजा लेने के लिए और साथ ही जो 25 तारीख को कार्यक्रम होना है भूमि पूजन शिलान्यास का, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं सीएम योगी। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव।